गुड इवनिंग गाइस। आज हम बायो की सेक्शन शुरू करेंगे। बायो में हमने शुरू करना है, फर्स्ट क्लास है हमारी। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करेंगे, जिसमें एंजाइम्स को हमने स्टडी करना है। न्यूट्रिशन की वेरियस स्टेजेस हैं, टीथ हैं, उनके वेरियस टाइप्स हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स की डिटेल और डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल हम करेंगे आज की क्लास में। देखिए जी, न्यूट्रिशन की 5 स्टेजेस होती हैं। इन फर्स्ट स्टेजेस का इंजेशन, खाने को तोड़ना, उसके पीस बनाना और उसे खा लेना, अंदर बॉडी के लिए लेना, उसे इंजेशन कहा जाता है। इंजेस्टेड मॉलिक्यूल जनरली बिगर साइज में होता है। बिगर साइज का मतलब है कि आप फूड के वेरियस कंपोनेंट्स खाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम ये कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। वो बड़े मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो उनको हम छोटे मॉलिक्यूल्स के लेवल पर तोड़ते हैं ताकि उनको यूटिलाइज किया जा सके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रोटीन्स खाते हैं। प्रोटीन्स जो है वो हमारे डायरेक्ट किसी यूज के नहीं है। हम दाल खा रहे हैं, उसका स्पेसिफिक प्रोटीन है, वो हमारे काम का नहीं है, हमें कोई और प्रोटीन बनाना पड़ेगा। हमारी बॉडी में हेयर्स में केराटिन होता है, आई में रेडोप्सिन होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, मसल्स में मायोसिन होता है, ब्लड में एंटीजेंस एंटीबॉडीज हैं, प्रोटीन्स हैं, सारे के सारे एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स हैं, सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन सारे के सारे जो है ना, ये मेजर 20 अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, हम कोई प्रोटीन खाते हैं उसमें से कुछ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। हम प्रोटीन को जो हम खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, उनको अमाइनो एसिड के लेवल तक तोड़ा जाता है और फिर उनके रिकम्बिनेशन करके हम स्पेसिफिक प्रोटीन बना लेते हैं। ये जो ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस है बॉडी में, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। इसमें बायो कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। सो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, इसमें बायो कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। दे आर हाईली एफिशिएंट एंड हाईली स्पेसिफिक। 10⁻28 to 10⁻30 टाइम्स रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। देखिए, हमारे एक एंट्री है माउथ, एक एग्जिट है एनस। बीच में कोई जगह नहीं है जहां से एंट्री की जा सके, एग्जिट किया जा सके। तो जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होते होते जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जहां पे फूड की एब्जॉर्प्शन हो जाती है और फूड ब्लड में पहुंच जाता है। तो जो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में था, उसके जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो वहां से ब्लड में डिफ्यूज कर जाते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट स्टेज है उस फूड को जो कि ब्लड में पहुंच गया उसको यूटिलाइज करना। तो इस फूड को यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है उसे असिमिलेशन बोलते हैं। ये असिमिलेट होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट लिवर में स्टोर हो जाते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, कुछ कार्बोहाइड्रेट हम यूज कर लेते हैं, कुछ जो है वो फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिए जाते हैं। तो हम अलग अलग उसकी यूटिलिटी बनाते हैं। लास्ट इज अनवांटेड फूड। तो ये बॉडी से एनस के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो ये 5 स्टेजेस हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। फूड के डिफरेंट कंपोनेंट देखते हैं जी, कौन कौन से हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तरह के हैं। आप ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। शक्ल जो है ना इसकी ऐसी है। इसको पायरोनोज फॉर्म बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होते हैं। इसका ग्लूकोज ही रहता है, बॉडी इसको ऐसे ही यूज करती है। आप फ्रक्टोज खाते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है, बट स्ट्रक्चर में फर्क है नहीं। This is called furanose form. They are isomers, same formula, different structures. ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। आप लैक्टोज खाते हैं, मिल्क शुगर, इसका भी ग्लूकोज बनता है। आप सुक्रोज खाते हैं। सुक्रोज को नेक्स्ट पे बताओ, इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद आप शुगर खाते हैं। फॉर्मूला इज C12H22O11। इसकी डाइल्यूशन की जाती है, वाटर इसको हाइड्रोलाइज करता है, इसका ग्लूकोज बनता है। तो इसको ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। आप स्टार्च खाते हैं, दैट इज C6H12
O5 होल N, इसको भी ग्लूकोज पर तोड़ा जाता है। तो बॉडी ग्लूकोज तोड़ती है। ये तोड़ने की प्रोसेस है, इसको डाइजेशन कहते हैं। आप प्रोटीन्स खाते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन टू अमाइनो एसिड्स। एक कार्बोहाइड्रेट और खाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेलुलोज। और सेलुलोज को तोड़ने का एंजाइम ही नहीं है, तो ये ऐसा ही रहता है और ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये बल्क बनाता है फूड का। प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड बनाते हैं। हम फैट्स खाते हैं, उनके फैटी एसिड्स बनते हैं। तो ये ब्रोकन करना है, जो ब्रोकन डाउन प्रोसेस है, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स है और इन्हें डक्ट कंटेनर्स, यानी ऐसी जगह स्क्रीट किया जाता है जहां पे पाउचेस हैं, कंटेनर्स हैं, डक्ट्स हैं, वहां स्क्रीट किया जाता है। दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे बहुत है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, इनके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अब कर रहा हूं मैं। So let's discuss the ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जी मुंह में, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड। मुंह में हमारे पास 4 तरह के दांत हैं। टीथ जो है, अगर आप बीच के 4 दांत ले लें और एक तरफ शुरू करें तो ये 2 इंसीजर हैं। एक चुंज वाला दांत आता है, इसको कैनाइन बोलते हैं। 2 छोटी दाढ़ें होती हैं, इन्हें प्रीमोलर कहा जाता है। और 3 बड़ी दाढ़ें होती हैं, इनको मोलर बोलते हैं। जो लास्ट मोलर होता है इसको विजडम टूथ बोलते हैं, जो 15 साल से 25 साल की उम्र में आता है। सो 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स। ये हो गया 2 और 1 3, 2 5 6 7 8। 8 इस तरफ, 8 इस तरफ, 16 और 16 ऊपर, तो 32 दांत होते हैं जी हमारे। तो ये टीथ है। तो वी आर हेटेरोडोंट्स, इसका मतलब है हमारे पास एक से ज्यादा तरह के दांत हैं। वी आर हेटेरोडोंट्स, एक से ज्यादा तरह के दांत होने को हेटेरोडोंट कहा जाता है। खाना टंग यहां मूव करती है, दांत उसको चबाते हैं, उसको बॉल की शेप में सलाइवा से मिक्स किया जाता है। सलाइवा आपको सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड 3 ग्लैंड्स में से मिलता है। खाना पेस्ट की फॉर्म में बन जाता है, एक छोटा सा बॉल बना के उसे गले से उतार दिया जाता है। ये जो बॉल बनता है, इस बॉल को बोलस कहते हैं। और ये बोलस जब नीचे उतरता है तो यहां ऊपर से आ रही विंड पाइप और फूड पाइप एक हो जाती है। इस हिस्से को फेरिंग्स कहा जाता है। खाना विंड पाइप में न जाए, यहां एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इस खाने का ढक्कन का काम है कि ये खाने को प्रिवेंट करे। जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन विंड पाइप के ऊपर आ जाता है, जिससे खाना विंड पाइप में नहीं आता। और जब हम सांस लेते हैं तो ये हट जाता है और सांस विंड पाइप में चली जाती है। तो इसका काम है कि विंड पाइप में खाना ना जाए। खाना यहां से एंटर करता है, यहां से होता हुआ दिस फूड पाइप एसोफेगस, ये पहुंच जाता है स्टोमक में। मजे वाली बात ये है कि अगर आप उल्टा लटक के भी खाना खाएंगे ना, तो वो भी पेट में चला जाएगा, वो इसलिए चला जाएगा क्योंकि इस हिस्से में ऐसे रिदमिक मोशन होती है। इस रोशन को बोलते हैं पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट्स। सो पेरिस्टोलसिस कहा जाता है और पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, और खाना रिदमिक मोशन में आते हुए आपके स्टोमक में पहुंच जाता है। खाना जब स्टोमक में पहुंचता है तो स्टोमक में एंजाइम्स निकलते हैं, वो यहाँ एक्शन करते हैं और खाना यहां से आगे पहुंचता है। यहां से ये जो पार्ट शुरू होता है, इस पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। फिर जेजुनम सेकंड पार्ट है और इलियम थर्ड पार्ट है। These 3 together constitute the small intestines. So duodenum, jejunum and last part ileum. ड्यूडेनम में ये सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। इंटरनल ऑर्गन जो सबसे बड़ा है दैट इज लिवर। सो लिवर से जो जूस निकलता है, लिवर काफी बड़ा होता है, थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा स्टोमक के ऊपर होता है, तो पूरा फैला होता है यहाँ।
तो उससे बहुत सारी पाइप्स आती हैं। इसकी जो पाइप्स होती हैं उन्हें हेपेटिक डक्ट्स बोलते हैं। ये जब पाइप्स कॉमन इकट्ठे होती हैं तो आगे एक पाउच लगा होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। इस पाउच का काम है कि टेम्परेरी ये लीवर के जूस को स्टोर करता है, और कोई काम नहीं है। सो लीवर से हर टाइम जूस निकल रहा है, हर टाइम जूस हमें जरूरत नहीं है, जब हम खाना खाते हैं तब जरूरत है। तो जो एक्स्ट्रा जूस निकलता है उसे गॉल ब्लैडर स्टोर करता रहता है और ये पाउच फिल हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये भी स्क्वीज कर जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा जूस मिलता है जो यहाँ नीचे से होता हुआ, ये पाइप यहाँ नीचे से यहाँ पहुंच जाती है, यहां से ये पेनक्रियास की पाइप आती है और ये दोनों यहां से ड्यूडेनम में जुड़ जाते हैं। ये पेनक्रियास जो है ये बाइल डक्ट आ गई, ये हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट आ गई, और ये कॉमन डक्ट हो गई। सो दिस इज बाइल डक्ट, दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट एंड दिस इज कॉमन डक्ट, और ये कॉमन डक्ट यहां से ड्यूडेनम में जुड़ जाता है। फिर ये नीचे से होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां खत्म होती है वहां ये वेस्टिजियल ग्लैंड, वेस्टिजियल ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है। ये जिनसे हम डेवलप हुए हैं, हमारे पूर्वजों में एंसेस्ट्रल फॉर्म्स जो थी उनमें किसी काम का था, हमारे आज काम का नहीं है। सो ये जो ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, ये वेस्टिजियल ग्लैंड है। हमारी बॉडी में काफी सारे वेस्टिजियल ग्लैंड्स हैं। आंख का जो ये कोना होता है ना, इस जगह पे मेम्ब्रेन का गुच्छा बन गया। ये पहले जो था पूरा आंख के ऊपर था, जैसे स्विमर को ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, ये वही काम करता था। इसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ी, जब जमीन पे आ गए हम तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये अल्टीमेटली यहाँ पे स्क्वीज होता हुआ कॉर्नर ऑफ द आई में आ गया और इसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये भी एक वेस्टिजियल ग्लैंड है। वैसे टेल बोन है, किसी काम की नहीं है, वो भी वेस्टिजियल हो गया। ईयर मसल्स जो है वो भी वेस्टिजियल हो गया, मोशन नहीं रहा हुआ हमने, तो उनमें वो जो मोशन की मूवमेंट थी वो भी नहीं रही। ये बहुत सारे वेस्टिजियल पार्ट हो गए हमारे। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन यहां जुड़ती है, वेस्टिजियल ग्लैंड अपेंडिक्स होता है। फिर खाना ऊपर जाता है असेंडिंग कोलन, सीधे जाता है ट्रांसवर्स कोलन, नीचे आता है डिसेंडिंग कोलन, और यहाँ वेस्ट स्टोर होता है, इसको रेक्टम बोलते हैं, और एनस से बाहर फेंक दिया जाता है। सो एक ग्लैंड्स जो है वो है 3 यहाँ मुंह में, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। स्टोमक में लिवर की स्क्रीशन है, पेनक्रियास की स्क्रीशन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्क्रीशन है। मैं दोबारा बाहर पार्ट्स को रीनेम कर देता हूं। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड। You have 4 type of teeth: incisor, canines, premolars, molars. You have the tongue. Then we have pharynx, epiglottis, esophagus, stomach, duodenum, liver, liver pipes, hepatic ducts. Then we have the gallbladder. We have pancreas, pancreatic duct. Then common bile duct. Then we have jejunum, ileum, vestigial gland, appendix, ascending colon, transverse colon, descending colon. All 3 are large intestines. And the rectum and the final is anus. So one has to remember it. याद करना पड़ेगा जी हर पार्ट जो है। जीएस आपकी रिमेम्बरिंग पावर के ऊपर, आप जितना अच्छा रिटेन करेंगे उतनी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। रिटेंशन के लिए आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज ड्रा करें। अगर आप ड्रा करेंगे, प्रैक्टिस हाथ से करेंगे तो गलती नहीं होगी। अगर सिर्फ रीड करेंगे तो लगेगा आ गया है, बट जब परफॉर्म करने की बारी आएगी तो भूल जाएगा। प्लीज इसको प्रैक्टिस करें, इसको ड्रा करें। Now what are the various enzymes which are secreted? माउथ में जो एंजाइम है उसका नाम है सेल्वरी अमाइलेस और टाइलिन। पी साइलेंट है हमारा, टाइलिन है। ये स्टार्च पे काम करता है और उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एसोफेगस में कुछ भी नहीं होता। स्टोमक में HCl निकलता है जो फूड को एसिडिफाई करता है। HCl जो है ये काफी एसिडिक होता है, 2.75 एसिडिक रेट है इसका पीएच में। ये इतना एसिडिक है कि अगर डायरेक्टली स्किन को लग जाए तो स्किन बर्न कर दे, बट ये स्टोमक को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि अंदर स्टोमक को एक कोटिंग होती है म्यूकस की जो उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं या कुछ पॉइजनस खा लेते हैं तो मोस्टली म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो स्टोमक को HCl जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा और सुराख हो जाएंगे स्टोमक में या ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सुराख जो है अल्सर कहलाते हैं, और अगर जो भी सुराख से सामान बाहर चला जाएगा वो बॉडी के पार्ट में जब पहुंच जाएगा तो उसकी एंट्री तो हो गई, एग्जिट कुछ नहीं है। हमारी जो स्किन है ना भाई, वो एक पॉलीथीन बैग की तरह, बाहर बैग है, अंदर अलग अलग पार्ट पड़े हैं।
ये जो पाइप है माउथ की, ये माउथ से शुरू और एनस पे एग्जिट है। इस पाइप में से अगर कुछ निकल गया और वो उस पॉलीथीन बैग के अंदर चला गया तो उस पॉली बैग से बाहर नहीं निकाला जा सकता, कोई मेथड नहीं है। वो उस पॉली बैग के अंदर पॉइजनस हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया वायरसेस जनरेट हो जाएंगे और अल्टीमेटली पॉइजनिंग हो जाएगी इंटरनल ऑर्गन्स की और डेथ हो जाएगी। ये जो सुराख है इन्हें पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, तो ये बड़े खतरनाक होते हैं। स्टोमक में HCl निकलता है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पेप्सिन को एक्टिवेट HCl करता है। तो पेप्सिन जो है उसको ये एक्टिवेट करता है, प्रोपेप्सिन जो है पेप्सिन बन जाता है और पेप्सिन प्रोटीन्स पे काम करता है, उनको इंटरमीडिएट कंपाउंड पेप्टाइड्स और प्रोटीएसिस में कन्वर्ट करता है। एक और एंजाइम निकलता है जिसे रेनिन कहते हैं। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो एज के साथ डिक्रीज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेनिन की प्रोडक्शन एज के साथ डिक्रीज करती है। सो एक छोटे बच्चे में रेनिन इतना ज्यादा निकलता है कि अगर वो दूध पी के वोमिट करेगा तो वो उसी टाइम कर्ड बन गया होगा। बट एक बड़े इंसान में, एज इंसान में कर्डलिंग होती ही नहीं है, ये कर्डलिंग करता है। कर्डलिंग नहीं होने की वजह से दूध को डाइजेस्ट नहीं होता और उससे और इश्यूज बन जाते हैं, जैसे गैस हो जाती है। तो दूध की जगह एज लोगों को दही यूज करना चाहिए। बच्चों में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो ये एज के साथ डिक्रीज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, इसमें बाइल जूस आता है लीवर से जो फैट को वाटर से मिक्स करता है। एमल्सिफिकेशन टर्म का मतलब है मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, वाटर इन फैट और फैट इन वाटर। ये दो ही तरह का होता है एमल्सिफायर, वाटर इन फैट एंड फैट इन वाटर। वाटर इन फैट की एग्जांपल है मिल्क, ठीक है। वाटर इन फैट की एग्जांपल आ जाएगा बटर, वाटर कम है फैट ज्यादा है। फैट इन वाटर की एग्जांपल आ गई मिल्क। तो ये इसी तरह की दो एग्जांपल होती है। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड बनाता है, अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज बनाता है, लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड ग्लाइसरॉल बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट इलियम है, उससे पेप्टिडेसिस निकलते हैं, ये पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड बनाते हैं। लाइपेज निकलता है जो फैट को फैटी एसिड बनाता है। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, माल्टोज, सुक्रेज और लैक्टोज को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और ये एंजाइम्स याद रखने पड़ेंगे आपको क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। साइंसेस के सब्जेक्ट जो हैं वो टेक्निकल होते हैं, आपको फिगर्स वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। टीथ मैंने बता दिया आपको, वी हैव द डेंटल फॉर्मूला। इंसीजर्स दो इस तरफ दो उस तरफ, कैनाइन एक इस तरफ एक इस तरफ दूसरी तरफ, प्रीमोलर दो इस तरफ दो इस तरफ और मोलर्स तीन इस तरफ तीन दूसरी तरफ। तो ये डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। जो बच्चे होते हैं उनमें मोलर्स नहीं पैदा होते हैं, नहीं आते हैं। सो मिल्क टीथ का फॉर्मूला 2 2 1 1 और 2 2 रहेगा, 3 3 नहीं होता। मिल्क टीथ में मोलर्स नहीं होते। पेप्टिक अल्सर मैंने समझा दिया आपको क्या होता है। गॉल ब्लैडर की वर्किंग भी मैंने आपको समझा दी है क्या होती है। न्यूट्रिशन जो है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और उसे यूज कर पाना, ऑब्टेन करना, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेल्फ न्यूट्रिशन खुद बनाना उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, प्लांट्स करते हैं क्लोरोफिल की मदद से। जो लोग जानते नहीं हो याद रखें कि क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का डेरिवेटिव है। ये कंपाउंड जो है मैग्नीशियम बेस्ड कंपाउंड है, जैसे हीमोग्लोबिन आयरन बेस्ड कंपाउंड होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं। जी, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप न्यूट्रिशन यूज निकालते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, तो डेड और डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एक ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटा जो होता है वो कई जगहों पर दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड है। सो एक ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीट, उसकी जो लेट्रिन है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को डेटराइट्स बोलते हैं। तो ये एक और तरह की न्यूट्रिशन आती है सेप्रोफाइटिक में, जिन्हें डेट्रावोरस या डेटराइट्स बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होस्ट बॉडी होती है, किसी जिंदा बॉडी पे जिंदा रहा जाता है। होस्ट बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, फायदा भी पहुंचा सकते हैं, और होस्ट बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। होस्ट बॉडी के अंदर हो गए इंटरनल पैरासाइट्स, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अमीबा रहता है। अमीबा अगर बढ़ जाए बॉडी के अंदर, नॉर्मली तो थोड़ा होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेता है, बट अगर बहुत बढ़ जाए हमारी बॉडी में तो उससे डाइसेंट्री हो जाती है, जिसे अमीबाइसिस बोलते हैं। तो नॉर्मली हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। टेप वर्म्स होते हैं अंदर बॉडी में, वो भी इंटरनल पैरासाइट्स हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है जो मलेरिया कॉज करता है।
उसके अंदर मलेरिया का प्लाज्मोडियम रहता है, मॉस्किटो को कोई नुकसान नहीं हो जाता, वो उसका इंटरनल पैरासाइट है। और प्लाज्मोडियम जो है इंटरनल पैरासाइट है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है उसकी होस्ट है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स की एग्जांपल में जुएं होती हैं, लाइसिस टीक्स होते हैं, आपने देखा होगा आपके पेट एनिमल्स को पड़ जाते हैं, ये जुएं आ जाती हैं, ये जो है ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो हो गई जहां पे खाने को तोड़ के पीसेस बना के छोटे छोटे हम उसको इनहेल कर अंदर ले लेते हैं, बॉडी के अंदर कर लेते हैं, इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं और फाइनली खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वहां से। एक चीज और पता होनी चाहिए न्यूट्रिशन में, दैट इज द वर्किंग ऑफ विलाई। विलाई जो होते हैं ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल, इनको अगर हम बड़ा करेंगे तो आपको ये ऐसे दिखेंगी और इनके बीच में स्पेसेस होती हैं, इन स्पेसेस में से फूड गुजरता है। अब जब फूड इसके आगे पीछे, यहां चारों तरफ फूड है, ये बीच में लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल है, ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, और आगे पीछे ब्लड वेसल्स है। अब जो खाना है, खाने में यहां जो फूड है, इस जगह पे जो फूड है, इसकी कंसंट्रेशन फूड की यहां ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन, यहां ब्लड वेसल्स में लो कंसंट्रेशन है, सो फूड इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, खाना इसके अंदर डिफ्यूज कर जाता है। सो दिस डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिकॉज बाय मेकिंग दी स्पेसिफिक शेप्स, आपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी, जितनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी तो उतना खाना इसके अंदर खींच लिया जाएगा। आपको हैरानी होगी, ऑलमोस्ट सारा फूड खींच लिया जाता है, क्योंकि लेंथ ही बहुत बड़ी होती है, 23 फीट के क्लोज होता है, ऑलमोस्ट सारा का सारा खाना जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये विलाइज कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बताना चाहिए। मेन क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस एंजाइम्स व्हिच आर सिक्रेटेड। इन दो क्वेश्चंस को प्लीज लिखेंगे तो जल्दी याद होगा। थैंक यू, बाय।